अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 द सेल का जो फोर्थ टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन, इसको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सेल स्पेशलाइजेशन क्या है। कि स्पेशलाइजेशन ये वो कंडीशन है, ये वो स्टेट है जिसमें सेल किसी खास काम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर सेल्स जो हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स का हमने पढ़ा था कि उसके अंदर हेमोग्लोबिन वगैरह होती है, तो रेड ब्लड सेल्स के ज़िम्मे क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन वगैरह का काम करना। उसके अलावा जो नर्व सेल्स हैं हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है कि पैगामात को पहुंचाना, नर्व इम्पल्सिस वगैरह जो पाई जाती हैं। फिर मसल सेल्स आ जाते हैं, जो हमारा स्केलेटन है उसको क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं मसल सेल्स। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, सेल स्पेशलाइजेशन हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेसोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, रेड ब्लड सेल्स, और इन सेल्स की हम आगे तफसील देखते हैं कि इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, कौन सा सेल कौन सा काम करता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो जानदार हैं जो ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उनके अंदर मुख्तलिफ इक़साम के सेल्स मौजूद होते हैं। ईच टाइप है स्पेशल स्ट्रक्चर, हर सेल जो है उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, ख़ास साख्त होती है, एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, और उसके ज़िम्मे भी तो एक मखसूस काम ये लगा होता है ना कि उसने एक ख़ास काम करना है। When cells are formed by cell division, जब सेल्स सेल डिवीजन के ज़रिए बनते हैं वो एक जैसे होते हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, उनके बनने के बाद, जब सेल्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं ना, सिमिलर होते हैं, उनके बनने के बाद सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन। वो कहते हैं कि सेल्स जो हैं वो सेल डिवीजन के दौरान जब बनते हैं तो वो तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं उसके बाद उनके प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस में वो स्पेशलाइजेशन के थ्रू भी जा सकता है और डिफरेंशिएशन में भी जा सकता है। अगर वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में जाएगा तो ये क्या होता है, सेल के तब्दील होने का अमल। मतलब कि सेल जो है वो एक स्पेसिफिक नहीं था, अनस्पेशलाइज्ड था। अनस्पेशलाइज्ड होने के बाद वो क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया। पहले क्या था, उसके ज़िम्मे कोई ख़ास काम नहीं था, वो अनस्पेशल था। बाद में उसके ज़िम्मे कोई काम लग गया, उसमें चेंजिंग वगैरह होगी तो वो स्पेशल बन गया। तो जब वो अनस्पेशलाइज्ड स्टेट से स्पेशल बन जाएगा तो ये तब्दीली होने का अमल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। और स्पेशलाइजेशन का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब सेल किसी ख़ास काम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो उसको हम स्पेशलाइजेशन कहेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान दे गेट स्पेशल साइजेस। वो कहते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान जब वो फॉर्मेशन या डिफरेंशिएशन स्पेशलाइजेशन हो रही होती है तो उनके स्पेशल साइज़ होते हैं, उनके मखसूस साइज़ होते हैं, उनके मखसूस साख्तें होती हैं, उनके मखसूस जो होते हैं ना मेटाबॉलिक फीचर्स होते हैं। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर क्या होता है कि वो स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं, वो स्पेशल हो जाते हैं, मखसूस हो जाते हैं किसी भी ख़ास काम के करने के लिए। हेयर वी विल डिस्कस सम स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के सेल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ पौधों के सेल्स होंगे। अब ये जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल ये प्लांट का सेल है, उसको हम स्टडी करते हैं। दीज आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स। अब ये जो उन्होंने इमेज दी हुई है, ये क्या है, मेसोफिल सेल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी लीफ का। अब लीफ के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा मेसोफिल सेल्स का, इस तरह से नज़र आता है, हमें इमेज में भी ये नज़र आ रहा है कि ये ग्रीन कलर का है। अब ये क्या है, किसी भी पौधे के पत्ते के अंदर जो सब्ज़ रंग के सेल्स होते हैं उनको मेसोफिल सेल्स का नाम दिया जाता है। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम करवाते हैं। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। अब इनके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स में क्या मौजूद होता है, विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। अब वो कहते हैं कि अब सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि मेसोफिल सेल कहाँ पे मौजूद हैं, पत्ते के अंदर मौजूद हैं, सब्ज़ रंग के। अब वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, यानी सब्ज़ रंग का मादा देता है, सब्ज़ कलर देता है क्लोरोफिल जो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ज़रूरी क्यों है, लाइट एनर्जी को, यानी जो सूरज की रोशनी है उसको कैप्चर करने के लिए ये ज़रूरी है। देयर शेप, अब जो मेसोफिल सेल्स हैं इनकी जो शक्लें हैं या अरेंजमेंट्स हैं, इनकी तरतीब है लीव्स में सूटेबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वो कहते हैं कि मेसोफिल सेल्स को इस तरह से तरतीब दिया गया है पत्ते के अंदर, या उसकी शक्ल ऐसे तरतीब दी गई है कि वो सूरज की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब कर सके।
अब ये तो था मेसोफिल सेल। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एपिडर्मल सेल्स। मेसोफिल सेल्स हमने क्या पढ़ा कि पौधों के पत्तों के अंदर सब्ज रंग के जो सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्टिस होते हैं। क्लोरोप्लास्टिस के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल क्या करते हैं, ग्रीन पिगमेंट है, वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उसके बाद वो अब्जॉर्ब करते हैं। एपिडर्मल सेल्स, जो ये वर्ड एपी है ना, एपी का मतलब ही आउटर है या अपर है, मतलब कि बाहर वाली तह, ठीक है, बाहर वाली तह जो है सेल की, वो एपिडर्मल सेल कहलाएगी। दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल्स। अब कहते हैं कि ये फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कि मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। दैट मेक द आउटर लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। जो भी प्लांट ऑर्गन हमने क्या पढ़ा था कि मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलकर ऑर्गन्स बना देते हैं। अब ऑर्गन क्या है, जैसा कि हमारा मैदा क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी क्या है, ऑर्गन्स हैं। जो लीवर है, हमारा हार्ट है, दिल भी एक ऑर्गन है, ठीक है। अब पौधों के भी इसी तरह ऑर्गन्स होते हैं, पौधों के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं। अब पौधों के ऑर्गन्स की जो ऊपर वाली तह बनाते हैं वो क्या हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मस प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यूज़। मैंने बताया ना कि ऑर्गन्स जो हैं ये टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं। अब जो अंदरूनी तौर पर जो पाए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं उनकी हिफाजत कौन कर रहा होता है, एपिडर्मस कर रही होती है, ठीक है। एपिडर्मस एक तरह से एक गार्ड का काम कर रही है कि इसकी हिफाजत कर रही है। मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मस। अब जो एपिडर्मस के जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, जो तब्दील शुदा सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है। मिसाल के तौर पर एपिडर्मस ऑफ रूट कंटेन्स रूट हेयर सेल्स। अब जो भी रूट होगी, जो जड़ होगी, उसकी एपिडर्मस होगी, उसके पास क्या होंगे, हेयर सेल्स होंगे। हमने अक्सर देखा है कि जो थोड़े पौधे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी जड़ों के ऊपर बाल बाल से आ रही होती हैं, ठीक है। वो बाल से जो होते हैं वो रूट हेयर होते हैं, ठीक है। अब रूट की एपिडर्मस के पास क्या होते हैं, रूट हेयर सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, एक्सटेंशंस बनाते हैं। एक्सटेंशंस मतलब कि वो आगे के आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको हम रूट हेयर्स का नाम दे देते हैं। पहले तो रूट्स ही होती है ना, तो रूट्स के बाद आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, नीचे भी इमेज दी हुई है, ये देखें, ये वाली। अब ये देखें, पहले क्या थी, एक छोटी सी रूट थी, रूट के आगे ब्रांचेस बनती गई। अब ये इनके ऊपर आगे आगे ये वाली जो चीज़ें दी हुई हैं, ये क्या हैं, रूट हेयर्स हैं। अब रूट हेयर्स क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये अब देखें, जितने रूट हेयर्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा पानी को जज़ब करेंगे, ज़्यादा नमकियात को जज़ब करेंगे। अगर थोड़ी रूट हेयर्स होंगे तो वो कम पानी को जज़ब करेंगे और कम मादनियात या नमकियात वगैरह को जज़ब करेंगे। तो रूट हेयर्स ने ये उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी जज़ब हो जाएगा और मिनरल्स हो जाएंगे मिट्टी से। द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स। अब जो पत्तों की लोअर एपिडर्मस होती है उसके पास गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अब गार्ड सेल्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा के क्लोजिंग या ओपनिंग में, ठीक है। जो स्टोमेटा होते हैं उनको या तो बंद कर देते हैं या फिर खोल देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है मसल सेल्स। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट। अब मसल सेल्स क्या हैं, ये स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स हैं। हमने मेसोफिल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स कहाँ पढ़े, पौधों में पढ़ लिए। अब ये मसल सेल्स जो हैं ये जानवरों में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, सुकड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सुकड़ने को। दे आर इनलोगेटेड सेल्स। ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, फिल्ड विद एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब इसके अंदर या तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है या फिर एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है, ये उससे भरे हुए होते हैं। स्केलेटल मसल सेल्स आर लॉन्ग। अब जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं ये लंबे भी होते हैं, स्ट्रेटेड भी होते हैं, मतलब कि धारीदार होते हैं। इसको कहते हैं धारीदार, डब्बियाँ सी बनी होती हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स। ये बोन्स के साथ, ये जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं मसल सेल्स जो होते हैं। दे आर वॉलंटरी इन एक्शन। वॉलंटरी कहते हैं कि जो हमारे काबू में होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं। एंड देयर कॉन्ट्रैक्शंस मूव द स्केलेटन। अब इनका जो भी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उनके फैलाव सुकड़ाव होता है, वो क्या करता है, मदद करता है, हरकत करता है किसकी, फॉर बॉडी मूवमेंट्स। जो भी ढांचा होता है बॉडी मूवमेंट्स के लिए उसकी हरकत करवाने में मदद करता है। एंड लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है,
हरकत करना, मूवमेंट और लोकोमोशन ये दोनों ही हरकत के ज़िम्मे में आते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि मूवमेंट होता है कि आपने जैसे कोई हाथ हिला दिया, पाँव हिला दिया या बाजू हिला दिया तो वो मूवमेंट आएगा। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है, किसी भी जानदार का एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे जाना लोकोमोशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मसल सेल्स कितनी तरह के दे दिए, एक तो उन्होंने दे दिए मस्कुलर सेल्स, ठीक है, दूसरे दे दिए कार्डिक मसल सेल्स। ठीक है, पहले तो हमने मसल सेल्स की भी आगे 3 टाइप्स आ जाती है ना। अब ये देखें स्केलेटल मसल सेल्स पढ़े थे नंबर 1 पे, और सेकंड नंबर पे आ जाते हैं कार्डिक मसल सेल्स। स्केलेटल मसल्स में हमने पढ़ा कि जो स्केलेटन में होते हैं, हमारे ढांचे में होते हैं, हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाने में या हमारे ढांचे को हरकत करवाने में मदद करते हैं। ये जो कार्डिक वर्ड ही दिल के लिए इस्तेमाल होता है, कार्डियोलॉजी, वो दिल का होता है ना सर्जन। तो ये कार्डिक मसल सेल्स क्या है, दिल के अंदर जो भी सेल्स पाए जाते हैं वो कार्डिक मसल सेल्स होंगे। वो क्या होंगे, ब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि उनकी आगे शाखें निकली हुई होती हैं, ये भी स्ट्रेटेड होती हैं, ये भी धारीदार से होते हैं। दे आर फाउंड इन हार्ट वाल्स, जो दिल के वाल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। अब देखें, वो हमने क्या पढ़ा था, वॉलंटरी इन एक्शन, और ये है इनवॉलंटरी इन एक्शन। इनवॉलंटरी का मतलब है कि हमारे मर्जी से वो काम नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे। जो कार्डिक मसल सेल्स होते हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं। अब देखें, हम अपने दिल की धड़कन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो मसल सेल्स हैं कार्डिक में पाए जाने वाले, वो उनका अपना ही काम होता है, ये इनवॉलंटरी एक्शन में होते हैं। इन एंड देयर कॉन्ट्रैक्शंस रिजल्ट इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। और जो दिल का पंपिंग एक्शन होता है वो उन्होंने अपनी मर्जी से ही कॉन्ट्रैक्शंस करनी होती हैं। जो दिल है अपनी मर्जी से ही हरकत कर रहा होता है ना, तो इसलिए ये वाले सेल्स जो हैं ये हमारे काबू में नहीं होते। थर्ड टाइप आ जाती है स्मूथ मसल सेल्स की। ठीक है, अब स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन स्ट्रिएटेड। अब जो स्मूथ मसल सेल्स हैं ये गैर धारीदार होते हैं, इनकी डब्बियाँ सी नहीं बनी होती। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, ये भी हमारे काबू में नहीं होते। और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, अंदरूनी ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, अंदरूनी अज़ा जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल्स इन द एलिमेंट्री कनाल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फॉरवर्ड। मिसाल के तौर पर हम खाना खा रहे हैं, अब देखें हमने अपने मुंह में तो रोटी का वाला डाल लिया, वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको चबाएं या ना चबाएं। ठीक है, जब हमने चबा लिया, निगल लिया, जब हमारे गले से आगे चली जाएगी तो वो स्मूथ मसल्स क्या करेंगे, उसको आगे मूव करवाएंगे। अब वो मूवमेंट जो होगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। वाइल दोज इन ब्लड वेसल्स रेगुलेट ब्लड फ्लो। अब जो हमारा खून है वो भी पूरे जिस्म में गर्दिश कर रहा है ना, वो भी तो कुछ वेसल्स ने करना होता है ना फ्लो। अब कुछ वेसल्स के ज़रिए उसके काम होता है कि उन्होंने मेंटेन करना होता है ब्लड फ्लो को, या फिर उसको रेगुलेट करना है। तो वो क्या करती हैं, इनवॉलंटरी इन एक्शन होती हैं कि वो हमारे से मशवरा लेके नहीं चलती। उन्होंने उनके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है उन्होंने वो अपना काम खुद करना होता है। आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मसल सेल्स क्या हैं, मसल सेल्स का आप बता देंगे कि वो स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मसल सेल्स की आगे कितनी टाइप्स हैं, तो आप 3 टाइप्स बता देंगे, स्केलेटल मसल सेल्स, कार्डिक मसल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स। अगर आपसे MCQs में भी पूछा जाता है कि मसल सेल्स की 3 टाइप्स कौन सी हैं, आप तीनों का ही बता देंगे। एंड पे अगर 4th वन दिया होगा कि ऑल ऑफ दिस, तो आप ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देंगे। ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे इनकी इमेज में भी देख सकते हैं कि जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं, अब देखें यहाँ पे उन्होंने एल्बो का दिया हुआ है कि मतलब देखें हम अपनी कूनी को अपनी मर्जी से जो मूवमेंट करवा सकते हैं ना, तो ये हमारे एक्शन में होते हैं। हम कार्डिक मसल सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, दिल के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलती। जो स्मूथ मसल सेल्स जैसा कि खुराक वगैरह खाना हम खाते हैं, स्टमक में आती है, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में आती है, तो वहाँ पे भी हमारे काबू में नहीं होती। तो ये भी क्या है, इनवॉलंटरी इन एक्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने इमेज से भी ये समझा दिया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स क्या हैं, न्यूरॉन्स भी एनिमल सेल्स हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमने क्या पढ़ा था, ब्रेन वगैरह, ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हो जाते हैं।
अब न्यूरॉन्स क्या है, ये भी स्पेशलाइज सेल्स है नर्वस सिस्टम के। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। अब देखें, हमारी आंखें जो चीज़ देख रही होती हैं तो समझ उसको हमारा दिमाग रहा होता है। अब देखिए, हमारी अगर कोई भी फिंगर लग जाती है किसी गर्म या ठंडी चीज़ को, तो लग तो फिंगर रही है, हमारी आंखें तो देख रही हैं, तो हमारे दिमाग तक मैसेज आता है कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। तो इसको कौन पहुंचा रहा होता है? न्यूरॉन्स पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स में क्या होती है? नर्व इम्पल्सिस होती हैं जो कि इन मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रही होती हैं। उनके ज़िम्मे ये काम होता है कि आपने मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करना है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, इस काम को करने के लिए दे हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर, उनका एक मखसूस साख्त होती है, उनका एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। अब वो कहते हैं कि एक न्यूरॉन जो है, मतलब कि न्यूरॉन नहीं तो वो काम पहुंचाना है ना, मतलब मैसेज या पैगाम जो भी है पूरे जिस्म में पहुंचाना है, पूरे जिस्म से लेके दिमाग तक पहुंचाना है, जो कि चीज़ हमें हमारी सोच में फिर आएगी ना। तो अब वो कहते हैं कि जो न्यूरॉन है वो भी किस पे मुश्तमिल होता है? एक तो उसकी सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी मतलब कि ये वाली, ठीक है, ये जो सेंटर में होती है। ठीक है, अब ये सेंट्रल जो है ये क्या है? सेल बॉडी है। सेल बॉडी के बाद उसके पास जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं, एक्सटेंशंस मतलब कि एक तो नीचे को आ रही है ना स्टेम की तरह, और एक ये ब्रांचेस की तरह निकली हुई है एक्सटेंशन। जो ब्रांचेस की तरह एक्सटेंशन निकली हुई है इसको हम डेंड्राइट्स का नाम देंगे, और ये जो स्टेम की तरह है इसको एक्सॉन का नाम देंगे। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेम द टू टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, तो आप बताएंगे डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब डेंड्राइट्स क्या करती हैं? द शॉर्टर एक्सटेंशन। अब डेंड्राइट क्या है? ये छोटी छोटी ब्रांचेज है ना, छोटी छोटी शाखें हैं, तो ये क्या करती हैं? रिसीव्स नर्व इम्पल्सिस एंड ट्रांसमिट दैम टू द सेल बॉडी। अब ये क्या करती है? नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं, मतलब कि जिस्म से कोई भी आने वाले पैगाम को क्या करती हैं? रिसीव करती हैं, फिर उसको सेल बॉडी तक पहुंचाती हैं। एक्सॉन्स जो है ये स्टेम की तरह लंबी लंबी एक्सटेंशंस हैं, इनके ज़िम्मे क्या है कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाना। अब डेंड्राइट का काम क्या है? सेल बॉडी के नज़दीक लेके आना। एक्सॉन का काम क्या है? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, दूर लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है, आप बोलेंगे रेड ब्लड सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इरिथ्रोसाइट। दिस ब्लड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। अब रेड ब्लड सेल्स के जिम्मे क्या काम है? ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज़। अब वो क्या करेगा? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगा, फिर वो क्या करेगा? जिस्म के तमाम टिश्यूज़ तक पहुंचाएगा। ये किसके काम है? रेड ब्लड सेल्स का काम है। दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप सेल्स। अब हमने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस पढ़े थे कि एक जो है वो उसकी डायमेंशन ऐसे होती है, ठीक है, और एक जो होता है वो थोड़ा ऐसे मिक्स किया होता है। ठीक है, तो इनकी जो शेप होती है वो बाइकनकेव होती है। दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया, जिसकी वजह से उनका जो एरिया होता है बहुत ही बड़ा होता है, ताकि वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब भी कर सकें और रिलीज भी कर सकें। दे आर फिल्ड विद हेमोग्लोबिन। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये हेमोग्लोबिन से भरे हुए होते हैं, दैट कैरीज ऑक्सीजन, जिनके पास ऑक्सीजन होती है। इन मैमल्स, मैमल्स हमने पढ़ा ना, मालिया जानवर जो होते हैं दूध पिलाने वाले, जिनके बच्चे दूध पीते हैं। द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। अब जो मैमल्स हैं, हम इंसान भी तो मैमल्स में शुमार होती हैं ना, तो ये मैमल्स जो हैं इनके अंदर जो भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होता। तो जब ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होती, लेकिन वो हेल्प किस में करता है? ज़्यादा हेमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने के लिए मदद करता है। अब आपको यहाँ पे इमेज नज़र आ रही है, उन्होंने कहा कि ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म जो है फिल्ड विद हेमोग्लोबिन। साइटोप्लाज्म हमने क्या पढ़ा था कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर जेली लाइक, यानी ये देखिए ना एक चिपचिपा सा मादा सा है, तो जेली की तरह का मटेरियल है। तो ये किससे भरा हुआ है? हेमोग्लोबिन से भरा हुआ। अब जब हेमोग्लोबिन के साथ भरा हुआ तो ये क्या करेगी? हेल्प करेगी ऑक्सीजन के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लिवर सेल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। अब लिवर सेल्स का सेकंड नेम क्या आ गया? हेपेटोसाइट्स आ गया। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब वो कहते हैं कि जो लिवर सेल्स हैं इनके ज़िम्मे भी बहुत से अहम काम होते हैं, जैसा कि स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजिन वगैरह का ज़खीरा करना, आयरन का ज़खीरा करना, या कुछ ऐसे विटामिन का ज़खीरा करना
जो इनके लिए हेल्पफुल हैं। उसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो जहरीली अशिया होती हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना, मतलब कि उनका असर को ख़त्म करना, उनका जहरीला असर वगैरह जो भी होता है उसको ख़त्म कर देना। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड, या फिर जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं ब्लड की, उनको पैदा करना। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको रिसाइकल कर देना। लीवर सेल्स के ज़िम्मे ये इतने काम होते हैं। अगर आपको आता है ना कि अब लीवर सेल्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताएं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हो, तो आप बताएंगे कि ये एक तो ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं, आयरन को स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ विटामिन्स होते हैं, जैसा कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं ना, जो जहरीली अशिया वगैरह होती हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, मतलब कि उनके जहर को ख़त्म कर सकते हैं। इनके पास ये भी एबिलिटी होती है। उसके अलावा अब खून ना रुक रहा हो, अब खून को रोकने के लिए भी इनके पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको भी रिसाइकल ये कर सकते हैं। इनके ज़िम्मे इतने काम होते हैं। दे आर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटीज़, वो कहते हैं कि ये एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, बहुत ही गालिब न्यूक्लियाई है बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए। अब वो एक्टिविटीज़ रिक्वायर किसके लिए होती हैं? एंजाइम्स बनाने के लिए या फिर दूसरी प्रोटीन्स बनाने के लिए रिक्वायर होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी। अब वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं? इनको एटीपी दे रही होती हैं। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। फॉर इंटेंसिव प्रोसेसेस, जो भी अमल वगैरह होते हैं, जो भी रिएक्शंस होने होते हैं, उनके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एटीपी मुहैया करती है, यानी एनर्जी मुहैया करती है। एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एससीआर से आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है। एससीआर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। हेल्प्स फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपोसेंसिस। जो लिपोसेंसिस होती है या फिर ज़्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन होती है उसमें ये मदद कर रहे होते हैं, ये एससीआर जो पाई जाती है वहाँ पे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स विच कंटेन एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो पेरोक्सिसोम्स वहाँ पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? उनके पास बहुत से एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? जो जहरीली अशिया होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनकी जो एसिडिटी या बेसिडिटी होती है उसको कम कर देते हैं, उनको न्यूट्रल कर देते हैं। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स। अब जो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं वो लिवर सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, विच कलेक्ट करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट करती हैं। उनकी सेक्रीशंस जो भी होती हैं, उनके अंदर बाइल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो जूसेस वगैरह होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं या फिर कलेक्ट करती हैं। अब हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द एंड अक्रॉस सेल्स, के जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन विद इन या अक्रॉस कैसे होती है। डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मोर एफिशिएंटली। अब वो कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये इससे किससे रेफर की जाती है कि जो सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट हिस्से होते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन में हमने यही पढ़ा ना कि जो भी जिस्म के हिस्से हैं उनमें सेल्स जो है मुकम्मल तौर पर जब काम करने के लिए तैयार होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने स्पेसिफिक टास्क को बहुत ही एफिशिएंटली यानी बहुत ही उम्दा तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से सरंजाम दे रहे होते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये एक अहम असूल है, दैट इन्हांसेस जो बढ़ाता है एफिशिएंसी, कारकर्दगी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जो भी जानदारों के अंदर सिस्टम्स हो रहे होते हैं, जो भी काम हो रहे होते हैं, उनकी एफिशिएंसी को या उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। अब आ जाता है विद इन सेल्स। विद इन सेल्स का मतलब क्या है? विद इन सेल्स का मतलब ये है कि एक ही सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज अलग अलग काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, राइबोसोम्स भी मौजूद हैं, सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। अब देखें कि सेल में जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल का काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करेगी? एनर्जी बनाएगी, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगी उनकी मूवमेंट को या आमदोरफ्त को कंट्रोल करेंगे। विद इन सेल्स का मतलब ये है कि एक ही सेल में मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेलिज होंगे वो काम कर रहे होते हैं। विद इन अ सेल के अंदर दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द वेरियस ऑर्गेनेलिज दैट ईच कैरी आउट डिस्टिंक्ट फंक्शंस नेसेसरी फॉर द सेल्स सर्वाइवल। अब इसमें भी उन्होंने यही चीज़ मैंने जो आपको बता दी ना इससे पहले समझाने के लिए कि जो सेल की
सर्वाइवल के लिए, सेल की बका के लिए या सेल को बचने के लिए, उसके बचाव के लिए जो भी काम हो रहे होते हैं वो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी। मैंने आपको एग्जांपल दी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एक ही सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होगा, लाइसोसोम्स भी मौजूद होंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही मौजूद होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, एनर्जी बनाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, प्रोटीन्स को बनाएंगे, लिपिड्स को बनाएंगे। लाइसोसोम्स क्या करेंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, उनकी तोड़ फोड़ कर देंगे। इन दिस वे, इस तरह फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेली, हर जो ऑर्गेनेली है उसने सेल के सर्वाइवल के लिए, सेल के बचाने के लिए, सेल की बका के लिए, उसके ग्रोथ के लिए या उसके फंक्शनिंग के लिए हर ऑर्गेनेली जो है अपना काम पूरा करेगा एक ही सेल के अंदर। अब विद इन और अक्रॉस में आप फ़र्क ये समझ लें कि एक ही सेल के अंदर जब मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगे, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम सर अंजाम देंगे, वो विद इन सेल्स कहलाएगा। अक्रॉस सेल क्या है कि मुख्तलिफ जो हैं जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सेल्स वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके आते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारी ऑक्सीजन में हेल्प करती है ना, ऑक्सीजन कैरी करने में। उसके अलावा जो नर्व सेल्स हैं ये पैगामात पहुंचाने में, मैसेजेस वगैरह जो हैं ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। जो मसल सेल्स हैं ये मूवमेंट वगैरह करने में मदद करते हैं। तो ये सेल्स कौन से सेल्स कहलाएंगे, एक्रोस सेल्स कहलाएंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड अक्रॉस सेल्स। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो सेल होता है वो अपना मखसूस काम कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट। मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल दे दी कि मसल सेल के ज़िम्मे क्या है कि मूवमेंट करवाना या कॉन्ट्रैक्शन करवाना। मतलब कि हम जो भी हरकत कर रहे होते हैं, जो भी सुखड़ाव फैलाव हो रहा होता है, वो किसके ज़िम्मे होता है, मसल सेल्स के ज़िम्मे होता है। नर्व सेल्स का काम क्या है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करना। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ये मुख्तलिफ काम कर रहे हैं ना जिस्म के अंदर, तो ये सेल्स कौन से के सेल्स कहलाएंगे, एक्रोस सेल्स कहलाएंगे। अब एक ही सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगे, वो काम कर रहे होंगे, तो वो विद इन सेल्स कहलाएंगे। दिस इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन, ये इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन अलाउज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब ये जो पेचीदा जानदार होते हैं उनके अंदर ये मुख्तलिफ काम को सरअंजाम देने में मदद देते हैं, जो एक्रोस सेल्स होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।